हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये एक ऐसी बात थी जिसने दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचर का मंजन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो इसने बात ऐसी कही, दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान थे, बड़े बड़े केमिस्ट थे, उनका मुंह देखने लायक हो गया था। मतलब टेंशन के अंदर भरपूर और शौक आ गया था लोगों को। बात ही कुछ ऐसी थी भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी तो शायद आपको नहीं समझ आया इतनी कोर से। जब आप क्लास 11 के अंदर आएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पास बोहर के मॉडल की डेरिवेशंस होंगी, कॉन्सेप्ट होगा, आपको फिर एक लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा। यार क्या बंदे ने बात की, और कसम से अगर ये एक्सपेरिमेंट ना होता, अगर ये बात हमें पता नहीं चलती, ये झूठ होता। इसकी जो बात थी अगर रॉन्ग होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 के अंदर फॉर्मुलेट हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता है, ये कितनी अलग, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है तो आपको उसका मोमेंटम पता नहीं होगा। जितनी एक्यूरेसी से, अगर आपको जितना एक्यूरेटली पोजीशन पता है भाई वो किस जगह पर अभी, तो आपको मोमेंटम नहीं पता होगा। अगर आपको मोमेंटम एक्यूरेसी से पता है तो पोजीशन नहीं होगा। आप दोनों को एक टाइम पे एक्यूरेटली नहीं पता कर सकते। मुझे पता है आपको ये बात समझ नहीं आ रही, मैं कौन सी बेवकूफ़ानी बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे दो, ये ज़मीन है, यहाँ पे एक रॉकेट है, दिस इज एन रॉकेट। अगर आपको पता है क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी, आपको इसकी प्रोफाइल पता है, आपने लॉन्च किया, आपको पता है ये जाके इस जगह पे लैंड करेगा। अगर आपको इसका मोमेंटम पता है, इसका कितना मोमेंटम है, और आपको पता चल सकता है ये एक्यूरेटली इस जगह पर है। अगर आपको पता है ये इस पॉइंट पर है तो आपको उसका मोमेंटम भी पता होगा। क्यों? टाइम टी के बाद ये यहाँ पर है और इसका मोमेंटम ये होगा। आपको दोनों एक्यूरेटली 100% चीज़ें पता चल सकती हैं विद लेस एरर, 0.0001% एरर। आपको कोई गाड़ी जा रही है, आपको गाड़ी का पता है, गाड़ी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है। तो जब आपको एक चीज़ पता है, पोजीशन मालूम, आपको पता चल जाए एक टी टाइम इज इक्वल टू टी पर इसकी ये पोजीशन है, आपको उसका मोमेंटम भी पता चल सकता है एज यू नो पोजीशन विद एक्यूरेटली। बट इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर बात थोड़ी अलग है। अगर आपको पता चल जाए, कार वाले केस के अंदर भाई आपको एक चीज़ पता है कि अगर कार यहाँ पर पहुँच गई है इस मोमेंटम के साथ, अब इस वाले पॉइंट पे कब जाके पहुँचेगी, किस टाइम पे पहुँचेगी, आपको पता होगा। अगर गाड़ी का मोमेंटम पता है और पोजीशन भी पता है, आपको आगे का पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर ये एक ऑर्बिट है, दिस इज हियर, आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आपको पोजीशन एक्यूरेटली पता है। क्या? आपको एक्यूरेटली इस चीज़ की पोजीशन पता है। पोजीशन को शो करते हैं एक्स से। आप ये पता नहीं कर सकते आगे ये कहाँ पर जाएगा, आगे ये ऐसे पाथ बना के जाएगा या आगे ये ऐसे पाथ बना के जाएगा, फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, यू डोंट नो। अगर आपको ये पता है, क्या आपको अगर x पता है तो आपको मोमेंटम उतनी एक्यूरेसी से नहीं पता, आप खाली तुक्का मार सकते हो, यार शायद ये यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाए, 50% चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू केस कंसिडर करें। अगर आपके पास ये ऑर्बिट है, अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन का अगर आपको पता है पाथ ये, आपको इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है किस तेज़ी से जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे पाथ है इसका इलेक्ट्रॉन का। अब आपको मोमेंटम पता है इसका कि इलेक्ट्रॉन का mv क्या है, मोमेंटम। लेकिन आप इस पूरे इलाके के अंदर ये नहीं बता सकते अभी इस टाइम पे स्टेट टी पर ये इलेक्ट्रॉन टाइम इज इक्वल टू टी पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो आपके पास x की एक्यूरेसी कम हो गई। अगर आपको मोमेंटम पता है तो उसकी आपको पोजीशन नहीं पता, पोजीशन पता है तो मोमेंटम नहीं पता आपको उतनी एक्यूरेसी के साथ।
तो यही कहती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम विद एक्यूरेसी दोनों एट ए टाइम दोनों एक साथ मालूम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक पैरामीटर की एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर दी तो दूसरा जो पैरामीटर है उसकी एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने दूसरे पैरामीटर की एक्यूरेसी बढ़ाना शुरू कर दी तो पहले की ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम होने जाएगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा आपके पास कुछ कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, वो कुछ h/π ऐसे कुछ आता है, तो आपको कुछ इसका प्रोडक्ट मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी होगी इसको जो पोजीशन और इसके जो मोमेंटम मालूम करने के अंदर। एक चीज़ पता है दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ पता है पहली चीज़ कम हो जाएगी। यही कहता था। मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है। आप एक पैरामीटर देखें, दोनों चीज़ें आपको पता होती हैं, एक चीज़ आप 100% कैसे मालूम कर दें, हो ही नहीं पाएगा भाई। दूसरी चीज़ आपको ज़ीरो हो जाएगी, दूसरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, मतलब आपको किसी बात का इल्म ही नहीं है। आप ये कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी कि भाई प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन एट दिस इंस्टेंट मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर पाया जाएगा, ये आप कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन, साइमल्टेनियस यानी एक साथ आप एग्जैक्ट लोकेशन एंड फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री यानी भाई आगे कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है ऐसे कुछ, ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, आपको क्या पता, यू डोंट नो, या ऐसे चला जाएगा ऐसे चला जाएगा, आप फ्यूचर पता नहीं कर सकते। एज द रिजल्ट प्लॉटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस बिकम्स एन इररेजिस्टेबल चैलेंज। भाई ये एक चैलेंज हो जाता है, भाई आप कैसे मालूम करो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपको पता ही नहीं चल सकता अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक अपनी मर्जी का मालिक वाला पार्टिकल है, आपको उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते ना। Imagine that you have a single hydrogen atom and you decide to observe the position of that a single electron at a given moment. आप एक ये क्या कहते हैं, आप एक हाइड्रोजन एटम ले लो, क्यों, क्योंकि सिंपल एटम है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आपने कोशिश की भाई इस इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करने की, भाई ये कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन एक टाइम टी पर, ठीक है, एक मोमेंट पर। शॉर्टली आफ्टर यू रिपीटेड दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर पोजिशन। This means from the original location to the next one is completely dimensionally mapped, representing the likely location where the electron is expected to exist. You cannot know for sure where an electron is and where it goes next. ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आप इसकी लोकेशन मालूम करने की कोशिश करो। आपने यहाँ पे कैमरा लगा के भेजा कि भाई ये कहाँ पर है, लेकिन जब भी आपने भेजा उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई, वो इधर हो गई, और वो जो वापस आपके पास पोजीशन आई बंदे ने भेजा वो आपको बता रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे चला गया। भाई आप जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो खुद इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, तो ये मालूम करना पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स दैट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन टू द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटली अननोन टू यू। Continuous repetition of this process allows the gradual construction of three-dimensional map representing the likely location where the electron is expected to exist. अगर हम बार बार लोकेशन मालूम करने की कोशिश करें, ये एक सिस्टम है, तो आपने एक दफ़ा भेजा, एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, दूसरी दफ़ा भेजा यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, तो आपने 1 मिलियन टाइम्स आपने इलेक्ट्रॉन को मैप करना कोशिश किया, तो आपको ऐसे डॉट्स मिलते गए। कभी आपको यहाँ पर भी डॉट मिला, कभी आपको यहाँ पर भी मिला डॉट, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, लेकिन जो ज़्यादातर जो डॉट्स मिले वो आपको यहाँ पर मिले। तो आपको 1 मिलियन टाइम्स इसकी लोकेशन मालूम करने पर यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स 95% इस जगह पर पाया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स 95% इस जगह पे पाया जाता है, लेकिन 2 to 3% है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे शेल से बाहर भी पाया जा सके, एंड 1-2% यहाँ पे चांसेस है ये शेल के अंदर वाले साइड पर भी पाया जा सके, लेकिन 95% क्या ये यहाँ पर इस दायरे के अंदर होगा। आपको प्रोबेबिलिटी पता चल के भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, क्यों आपने अगेन एंड अगेन एक्यूरेसी के लिए वो
जो आपके पास मेजरमेंट थी, आपने जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट करना शुरू कर दिया अगेन एंड अगेन। जैसे ही आप एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। यू कैन नॉट नो फॉर श्योर वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज एंड वेयर इट गोज नेक्स्ट। आप पता नहीं कर सकते अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है और आगे कहाँ जाएगा 100% विद एक्यूरेसी 100%। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू ड्रा द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। आप ऑर्बिट बना ही नहीं सकते भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। In hydrogen, the electron has the potential to exist anywhere in the spherical region around the nucleus. ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये स्फेरिकल रीजन है 3D। ये न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में बनाता हूँ, यहाँ पे 95% चांसेस है। अगर आप किसी को नोट डाउन करना चाहो ना भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 95% चांसेस इस स्फेरिकल रीजन के अंदर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ। और वॉट एवर यू वांट ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रॉन विल बी रिलेटिवली सिंपल रीजन ऑफ स्पेस क्लोज टू द न्यूक्लियस कॉल्ड एन ऑर्बिटल। और बहुत कम चांसेस होंगे यहाँ पर इस छोटे से स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सके। 5% चांसेस होंगे वो क्या हो, यहाँ पे करीब हो, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब हो। 95% यहाँ पे पाया जाएगा, मे भी ये अंदर वाले न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाए। 5% चांस हो, आप नोट डाउन करो, आप देखो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपको मे भी न्यूक्लियस के करीब मिले, लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स आपको जहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है वहां पर ही होगा। The electron will be in relatively simple region of space close to the nucleus called an orbital. An orbital is the region of space where the electron lives. Orbital क्या है? Orbital एक 3D 3 dimensional space है, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। सही बात, लेकिन ये गलत है। ऑर्बिटल जगह नहीं है भाई, ऑर्बिटल स्पेस नहीं है। हमारी किताबें ये रॉन्ग चीज लिखती हैं। ऑर्बिटल कोई स्पेस नहीं है, कोई रीजन नहीं है। ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन है। ऑर्बिटल क्या, एक फंक्शन है। आप एक फंक्शन को एक स्पेस कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूं कोस थीटा, कोस थीटा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये आपको क्या बताता है? ग्राफ होता है इसका, 0 पर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है मैक्सिमम 1। इसका कुछ ऐसे ग्राफ होता है। अब इस आप ग्राफ को स्पेस कैसे कह सकते हैं? ये वैल्यूज होती हैं, ऐसे ग्राफ बनता है, आपने इसको ग्राफ किया, प्लॉट किया। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का फंक्शन है जो कि आपको वैल्यूज देता है। अब उस वैल्यूज के ऊपर आप उस कुछ कैलकुलेशन करके प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। ऑर्बिटल क्या, वो ऑर्बिटल खुद भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, उस ऑर्बिटल के ऊपर भी आप कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, मतलब उसको वैल्यू को पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव नहीं है। फॉर सपोज -5, आपने एज्यूम किया ये -5 नहीं है, इसको +5 एज ट्रीट करो, तो हम ऐसा बना देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं उस वैल्यू को। कुछ फंक्शंस लगा के हमें पता चलता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा सकता है। ऑर्बिटल भाई कोई स्पेस नहीं है। हमारी किताबें गलत लिखती हैं, हमारी किताबें एक्यूरेटली गलत लिखती हैं। आप फर्स्ट ईयर की किताबें लिख लो, पूरे पाकिस्तान बोर्ड्स की किताबें लिख लो, पूरी गलत बात लिखी जाती है यहाँ पर, रॉन्ग है कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल स्पेस भाई आप जाके बैचलर्स की इंटरनेशनल बुक्स जाके उठा लें, अच्छी कोई किताब उठा लें, वहाँ पे आपको ऑर्बिटल एज ए फंक्शन मिलेगा, वेव फंक्शन। इट्स अ पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या है भाई? ये एक बहुत बड़ी बला है। वेव फंक्शन एक, ये आप त्रिशूल समझ लो इसको, अगर आप हिंदू हो तो त्रिशूल हिंदू पता होगा, बट ये त्रिशूल नहीं है, दिस इज अ स्पेशल थिंग। ये एक बहुत खतरनाक लेवल की चीज़ है। आपको अगर समझना है ना इस चीज़ को तो इंटर तक ये आपके कंधे में नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंडियन बुक्स के अंदर क्लास 11 के अंदर इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन है। हमारी बुक के अंदर इंटर तक ये साइन भी आपको नहीं नज़र आएगा। Then this was the total thing. Louis de Broglie, a French physicist, in 1924 proposed dual की spelling wrong है, nature of electron. He suggested subatomic particle like electrons can exhibit both particle like and wave like behavior. His idea opened the door for new possibilities in understanding behavior of subatomic particles.
This concept made a significant contribution to the development of quantum mechanics. In 1927, Davison and Germer experimentally confirmed de Broglie hypothesis that electron has wave-like behavior. This discovery laid the foundation for the modern quantum mechanics. तो भाई ये यहाँ तक क्या कहता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा बताया था, ये क्या भला होती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। यही बात यहाँ पे की जा रही है। 1924 के अंदर आपके पास de Broglie आया, डी ब्रोगली भी जिसे कहा जाता है, लेकिन डी ब्रोय भी कहा जाता है, डी ब्रोय। इसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, इसने कॉन्सेप्ट दिया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का। इसने कॉन्सेप्ट दिया भाई इलेक्ट्रॉन को, जिस आप इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल के सब एटॉमिक कट करो उसको, जिस इलेक्ट्रॉन को आप एज ए मैस ट्रीट करके ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल सॉरी गलती बात है, स्पेस के अंदर 3D शेल्स के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये हकीकतन एज ए वेव डील करता है, ये हकीकतन एज ए वेव डील करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रॉन की एक वेव नेचर होती है जो कि इसको गाइड करती है, जो कि इसको गाइड करती है भाई आगे कहाँ जाना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, या इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहता है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी ये जो वेव है, ये करता धरता है, ये गाइड करेगी, ये आपको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इशारा देगी, इंडिकेशन देगी भाई अब कहाँ जाना है। इट गाइड्स इलेक्ट्रॉन वेयर टू लैंड, कहाँ जाके लैंड करना है। तो यही de Broglie हाइपोथेसिस थी 1924 के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन एज ए वेव डील करता है। अब जिस पार्टिकल को आप एज ए, जो आप लगा रहे हैं फंक्शंस पार्टिकल के जैसे, भाई जैसे आप पार्टिकल की तरह डील कर रहे हैं, मैथ्स हैं ये वो सारी इक्वेशन आप लगा रहे हैं मैथ्स पर, लेकिन ये तो गलत है, ये तो मैथ्स ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद श्रोडिंगर ने अपना मॉडल आया, पेश किया श्रोडिंगर्स एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर इसने इस इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट किया एंड इसके लिए वेव फंक्शन बनाए, या वेव फंक्शन बनाने की कोशिश की। किन लोगों के साथ बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेव को स्टडी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी वेव कैसे बिहेव कर रही है, ये मैथ्स थोड़ी है, ये तो वेव है। 1927 के टाइम के अंदर ये चीज़ें काम में आई, वेव फंक्शन बना, अंडरस्टैंड किया ये तो वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो पुरानी वाली जो बातें थी उसने हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रोथ के अंदर बड़ा हेल्प किया। बाद में पता चला भाई ये तो अलग भला है, हम जिसको मैथ समझ रहे थे वो तो निकली आपके पास वेव। तो इस ये जो वेव एसोसिएटेड है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो वेव है यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, मेस के साथ, यानी मेस के अंदर मेस के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको मैटर वेव। मेस क्या होता है, मैटर, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैटर वेव। ये थर्ड टाइप ऑफ वेव होती है, यही बात थी इसकी। और इसको एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था 1927 के अंदर, जिसने इस इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर को प्रूव किया। एक एक्सपेरिमेंट किया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जिसको आप पढ़ेंगे इंटर में जाके। उसके थ्रू हमें पता चला ये वाकई इलेक्ट्रॉन एज ए वेव डील करता है। जबकि 1927 के अंदर ये प्रपोजल था, उसने प्रपोज किया, देन लोगों ने इसकी बात में दम था, इस प्रपोजल को यूज़ किया और आपके पास जो आंसर्स आ रहे थे वो सही आ रहे थे। तो यही बात थी हमारे पास स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एंड de Broglie हाइपोथेसिस की। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।